10 के इतिहास विषय से है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको पिछले मई के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2025 फरवरी में एग्ज़ाम आपकी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसका मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना, मतलब जो भी अच्छा शासन चल रहा था उसका विरोध करना और राजतंत्र को स्थापित करना। मतलब वो चाहता था कि जो भी सरकार का काम चल रहा है गणतंत्र का उसको रोक दिया जाए और ये अपना राजतंत्र स्थापित करे। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आएगी तो इतना में आपका काम हो जाएगा। और ये जिसमें जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर वो सटीक है, इतना लिख देते हैं तो आपका जो नंबर आना चाहिए कन्फर्म वो आ ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया था और फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया था। अगला था कि ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप्स का शासन, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना और मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार। तो ये जितना भी 1830 का जुलाई का क्रांति हुआ था ये सब उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस सबको रख लीजिए। अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देखिए भारत का जो विधायकों है उसमें महिला का प्रतिनिधित्व तो कभी बहुत ही कम है और अगर आंसर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही कम है। भारत में या भारत के 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या मात्र 59% है। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या प्रतिशत से कम है, ना के बराबर में है, लेकिन धीरे धीरे ये लोकसभा में बात उठ रही है, हो सकता है ये 33% हो जाएगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद से आप क्या अभिप्राय है। तो समाज के विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, सांस्कृतिक आदि के आधार पर भेदभाव होता है, उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है कि कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। तो आप लोग जान रहे हो कि कोर बैंकिंग क्या है। तो आज के ज़माना में जितना भी हम लोग बैंक से काम करते हैं वो सभी कोर सेक्टर में आता है। तो एक संकेत से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण करता है, वो कोर बैंकिंग कहलाता है। आप जैसे बैंक में जाते हैं तो आजकल कोई भी काम इंटरनेट से ही होता है, तो जितना भी ये सब काम हो रहा है सब कोर बैंकिंग के अंदर में ही आता है। छठा क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है, ये सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित में क्या होता है ना कि सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके जो इनकम होता है जो सरकार के पास जाता है, एक तरह से ये भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7, संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है। तो जितने भी संसाधन हम लोग के पास अवेलेबल है तो उसको विवेकपूर्ण ढंग से, मतलब सही ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा समय तक बचा रहे और संसाधन का नियोजन करेंगे तो ठीक से चलेगा। जितना ही आवश्यकता है अगर उतना ही सही ढंग से हम उपयोग करते हैं, अगर हम संसाधन को बचा के रखते हैं तो आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों को दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम एक बात करें कि हमारे पास एक बहुत अनमोल संसाधन पानी है, तो हमारी पीढ़ियों ने बचा के रखा था, आज हम लोग पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, सारा कुछ उसको सुविधा ले रहे हैं, उसी से बिजली भी तैयार होता है। लेकिन अगर उसका हम सही ढंग से उपयोग ना करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग को पानी का काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये संसाधन नियोजन है जिसको हम सही तरीक़ा से विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में पाई जाने वाली मिट्टी के विषय में बताइए। तो देखिए पूर्वी तट में, जो पूर्वी तट के किनारे में नदी है तो डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और हम लोग जानते भी हैं कि जो भी मिट्टी बहा के लाती है नदियाँ समुद्र में जो जाकर मिलती है तो उससे पहले बहुत सारा मिट्टी हम लोग को छोड़ के आती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मृदा में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला विशेषता क्या है कि जलोढ़ मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका विभिन्न अनुपात का मिश्रण पाया जाता है। गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। और देखिए जो ये जलोढ़ मृदा होती है जो समुद्र बहा के लाती है, नदी बहा के लाती है, बहा करके लाती है, तो वो क्या होता है
कि काफ़ी उपजाऊ हो जाता है मिट्टी, एक तरह से बोल सकते हो कि फर्टिलाइज हो जाता है, उसमें आपको खाद का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप जो लगाएंगे वो काफ़ी मात्रा में अच्छा फसल आपका होगा। और ये जलोढ़ मृदा जो है काफ़ी गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है। और तीसरा पॉइंट है कि अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होती है। जितना भी जलोढ़ मृदा होता है उसमें चूना होता है, पोटास होता है, और इसके कारण खेती अच्छा होता है। 9वां क्वेश्चन आपके पास अगर हम आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो 9वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक आपदा मतलब समझ गए ना, दो तरह का आपदा होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब जो प्राकृतिक के द्वारा आता है हम लोग नहीं करते। लेकिन एक मानव आपदा होता है, जैसे कि हम लोग कोई परमाणु बम बना रहे और उड़ गया, तो वो एक तरह से मानव जनित आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा से ये समझते हैं कि वह आपदा जो किसी भी समय तथा कहीं भी अचानक प्रकृति के द्वारा घटती है, यही प्राकृतिक आपदा है। जैसे में लिखिएगा आप एग्जाम्पल में कि जैसे भूकंप, हम लोग कहीं बैठे हुए अचानक भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसे कोई किसी ने लाया नहीं, कोई बनाया नहीं, ये खुद से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोसी नदी की बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, देखिए कोसी नदी का लंबाई 230 मीटर है, आप 230 किलोमीटर है, बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। लेकिन ये पहाड़ से ऊपर से बह करके आती है, तो जब भी बारिश के दिनों में पानी आती है तो ऊपर से पानी बहुत तेज़ रफ्तार में आती है, तो उससे होता है क्या कि उसके सामने जो भी आते हैं उनको बचने का मौका कम मिल पाता है। तो इसीलिए कोसी नदी से जब भी पानी आता है तो बिहार में एकाएक बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, जैसे जाल माल की बहुत नुकसान होता है। अगर इसका लिखेंगे डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल काफ़ी नुकसान होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब अगर आपके पास 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसको आप पॉइंट लिखने के बाद आप अपने से एक्सप्लेन करिएगा। यहाँ पे हम पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर है दीर्घ उत्तरीय में कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो देखिए 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका मेन कारण था लुई फिलिप की कमज़ोर नीति, मतलब उसका जो नीति था लुई फिलिप का, वो नीति अच्छा नहीं था। उसके बाद इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था। और ये क्या कहता है, लुई फिलिप जो था गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक आर्थिक किसी प्रकार का अच्छा कार्य नहीं, मतलब जो भी ये काम किया, चाहे संविधान से रिलेटेड हो, चाहे उनका आर्थिक हो, चाहे कोई भी काम हो, वो अच्छा वाला कार्य इन्होंने कभी किया ही नहीं। चौथा पॉइंट है पूंजीपति वर्ग को साथ, ये हमेशा पूंजीपति लोग को ही साथ देते थे, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को हमेशा सताते थे। 5वां पॉइंट है असफल विदेश नीति, और जितने भी इन्होंने विदेश के लिए नीतियाँ बनाई, कोई भी नीति इनकी सफल विदेश में हुई नहीं। 6ठा पॉइंट लिखेंगे बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना। कोई भी सरकार हो, चाहे वो फिलिप्स का सरकार हो, चाहे फिर ये अपने भारत का सरकार हो, चाहे कहीं भी गवर्नमेंट हो, अगर उसके समय में बेरोजगारी भुखमरी का ज़्यादा संख्या बढ़ेगा तो क्रांति होगी ही, चाहे पहले हुई हो, चाहे बाद में हो, चाहे अब हो। तो इतना आप लिख लीजिएगा और इसको सबको एक्सप्लेन करिएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का तो पॉइंट लिखने के बाद सबको एक्सप्लेन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं। अब देखो जर्मनी जो था छोटा छोटा 3 गो राज्य में, मतलब 300 राज्य में बिखरा हुआ था, तो उसको एक करने में तो बाधा आएगी ही। तो जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधा था उसका मेन पॉइंट आप लिख लीजिए कि 300 छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था जिसको जोड़ना था। इन सभी राज्यों में समाजवादी आर्थिक, मतलब सामाजिक आर्थिक विषमताएँ थी, मतलब समाज के लोग जितने थे बटे हुए थे। आर्थिक भी विषमता था, गरीब अमीर का भी बात चलता था कि कुछ लोग गरीब हैं तो अमीर को देखना नहीं चाहते, अमीर गरीब को देखना नहीं चाहते। तीसरा पॉइंट था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, मतलब देश के लिए कोई नहीं सोचते थे, सब अपने स्वार्थ में व्यस्त थे, अपने लिए ज़्यादातर लोग सोचते थे। राजा भी वहाँ का ठीक नहीं हुआ करता था। और चौथा कारण है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, और ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। 5वां था मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनी का जो प्रतिक्रियावादी नीति था ये भी जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं थी। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 हो गया, 13 नंबर में और ज़्यादा नहीं है, और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 18 नंबर पे ख़त्म करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विभेद निवारण में सहायक होता है। तो किसी भी लोकतंत्र में समाज, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समूह में बटा हुआ है, या सभी समूह आपस में मिलकर एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, या इन समूहों के बीच कभी कभी मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। देखिए लोकतांत्रिक सामाजिक विभेद का निवारण इसीलिए कि देखिए हम लोग भी जहाँ रहते हैं तो अलग अलग तरह का लोग जरूर रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपसी टकराव हो जाता है, रंग रूप को लेकर के,
कभी कभी पैसे को लेकर के और कोई भी छोटी मोटी बातों में भी टकराव होते रहते हैं। तो लोकतंत्र में किस प्रकार सामाजिक विभाजन है, तो जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के भी हो जाता है। इन समूहों के बीच आपसी टकराव को ख़त्म करना असंभव है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। मतलब पूरा तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम कह सकते हैं, लेकिन इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी समूह के विचारों का सम्मान किया जाता है। और लोकतांत्रिक में क्या होता है कि जितना भी समूह है, चाहे वो जाति से, धर्म से अलग क्यों ना हो, लेकिन सभी का सम्मान किया जाता है। इन समूहों के बीच के टकराव को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में इन समूहों के बीच आपसी टकराव को कम कर सामंजस्य के वातावरण का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, अगर उन लोगों के बीच में किसी भी बात के लिए टकराव है तो उसको लोकतंत्र में हम लोग आपसी सहमति से और मिलजुल करके उसको सामंजस्य बैठा कर उसको कम करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सांप्रदायिकता देश के विकास में किस प्रकार बाधक है। तो सांप्रदायिकता आप समझते होंगे, जाति, ये भी धर्म की बात है। किसी भी एक मत को मानने वाले मानव समुदाय को सांप्रदायिक कहते हैं। जब कोई संप्रदाय और उसके मानने वाले स्वयं को क्षेत्र मतलब श्रेष्ठ और अन्य संप्रदाय को घृण मानते हैं, तो दूसरे शब्दों में संप्रदाय का असहनीय हो जाना सांप्रदायिक कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कहीं भी मुस्लिम का संख्या बहुत ज़्यादा है और हिंदू का संख्या वहाँ कम है। हम बता रहे संप्रदाय को लेकर, कोई अपने आप पे पर्सनली नहीं लेना है। और मान लेते हैं कि मुस्लिम का संख्या ज़्यादा और कोई हिंदू का लोग वहाँ पे जाता है और उसे हीन भावना से देखा जाता है और एक तरह से मुस्लिम के लोगों को दबाया जाता है। और अगर उनका कुछ भी गलत प्रयोग या उपयोग हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि मुस्लिम वाले लोगों ने हिंदू वालों को ऐसा किया, या हिंदू वाले अधिक संख्या में मुस्लिम वाले के साथ ऐसा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हिंदू वाले ने ऐसा किया। ये एक तरह का सांप्रदायिक दंगा कह सकते हैं, या सांप्रदायिकता के कारण एक दूसरे पे ब्लेम करना, अत्याचार करना कह सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता की समस्या पूरे विश्व में व्यापक है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंग्लैंड बोल सकते हैं, जर्मनी बोल सकते हैं, और जितने भी वैसे कंट्री है जिसमें इस्लाम को लेकर के सब चलते रहता है। जैसे कि रोम में होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच संघर्ष छिड़ा रहता है। इस्लामी देशों में शिया और सुन्नी के बीच झगड़ा होता है। भारत में भी इसकी स्थिति और दयनीय है, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान में भी ऐसा कभी कभी होते रहता है। तो आप इसको बड़ा आराम से अच्छे से बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आगे बढ़ रहे हैं। मानव विकास सूचांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव विकास सूचांक HDI, ह्यूमन डेवलप ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शायद बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट HDR महबूब अलहक के निर्देश में तैयार किया गया था। मानव विकास सूचांक की दर 0 से 1 के बीच होती है। 2021 में HDI में 191 देशों के HDI की गणना की गई थी, अभी फिलहाल 177 है। HDI में भारत का स्थापना 132वां, मतलब भारत का स्थान 132वां, मतलब 177 देश में भारत अभी HDI में 132वें स्थान पर है। 128 भारत का HDI मूल्य 0.633 है, और जिसको अभी 0.611 दिखाया जा रहा है। HDI में ऊपर नॉर्वे है और सबसे नीचे नाइजर है। मतलब HDI में सबसे अच्छा किसका है, तो सबसे अच्छा नॉर्वे का है और सबसे नीचे नाइजर है। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ रहे हैं। 16 में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली न्यूयॉर्क वितरण में किस प्रकार सहायक है। देश के नागरिकों को या नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इस न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। सरकार गरीब लोगों को खाने के लिए रोटी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराती है, ताकि इसका समुचित न्यायपूर्ण वितरण हो सके। देखिए, सरकार और भी कुछ काम गरीबों के लिए करती है। क्या करती है कि न्यूनतम समर्थित मूल्य पर सामान खरीदती है और वो सामान खरीद करके अपने गोदाम में रखती है और गरीबों को कम से कम मूल्य पर देती है, ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनको सही टाइम पे उनको कम से कम खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। जैसे जब कोरोना आया था तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का काम धंधा बंद हो गया था, तो सरकार ने सभी के लिए चावल और जो भी था कुछ क्वांटिटी बढ़ा दिए थे, ताकि गरीब लोग को कम से कम खाने के लिए मिलता रहे। और ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, 17 और 18। 17 जो क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास में संसाधनों के महत्व पर चर्चा करें। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में
पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र विकास करते हैं। किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। देखिए, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है वो लोग तो ज़्यादा डेवलप करेंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ अगर मान लेते संसाधन है, कहीं पे चट्टान गोंडवाना का है तो कोयला ज़्यादा निकलेगा, कहीं अभ्रक निकलेगा, कहीं पे सोना का भी कुछ निकल जाता है, पेट्रोलियम का निकल जाता है। तो जो प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन वो तो आपका देश का विकास का मेरुदंड बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी एग्जाम्पल में हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल ख़त्म हो गए, ना के बराबर में थे, लेकिन उन्होंने अपने मानव संसाधन के दम पे देश को दिखाया, पूरा दुनिया को दिखाया कि वो आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें एक देश है एग्जाम्पल में जापान, जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के दम पे काफ़ी प्रगति किया अपने देशों के लिए। तो मानव संसाधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्राकृतिक के संसाधन के साथ साथ, इसीलिए सभी मानव को रोटी कपड़ा के साथ साथ में शिक्षा भी काफ़ी जरूरी है। और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 18वां, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, फसल चक्रण मतलब फसल को बदल बदल कर करने से मिट्टी का बचाव होता है और उसमें उपजाऊ भी बढ़ जाता है। जैसे दो खाद फसल के बीच दलहन या तिलहन का फसल लगाया जाता है। जैसे अभी आप मान लेते हैं कि धान लगाएं, तो धान लगाने के बाद फिर अगला आप कोई फसल लगाते हैं, तो बीच में अगर आप दलहन का या तिलहन का फसल करते हैं तो जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति है ना वो बना रहता है और फसल भी अच्छा होता है। तो फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब भी दो फसल के बीच में दलहन तिलहन का खेती करेंगे तो मिट्टी का जो शक्ति है उसमें नाइट्रोजन का शक्ति जो बना हुआ रहेगा और जो फसल आप लगाएंगे वो अच्छा मात्रा में होगा। जैसे में गेहूँ, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा पोषक तत्व में कमी हो जाता है। हमेशा अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, मकई उगा रहे हैं या आलू उगा रहे हैं, तो बार बार अगर आप इसी को उगाएंगे तो उसका शक्ति कमज़ोर हो जाता है मिट्टी का। तो क्या करना पड़ेगा, इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जाता है। जब भी तिलहन का खेती करेंगे, जैसे सरसों वरसों का खेती करते से तेल निकाला जाता है, या दलहन का खेती करते हैं दाल वगैरह का, तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है और जो मृदा का ह्रास हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, वो बच जाता है। अभी हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इतना आप जान लीजिए कि 2025 का जो फाइनल एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान में एक विषय आपका इतिहास है। ये निश्चित है कि जितना भी वीडियो आएगा उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।